रहस्यमयी, रोमांचक, खतरनाक, डरावनी, आधुनिक, पौराणिक, अजीब, घिनौनी, महंगी, सस्ती, दुखद, सुखद, मजेदार, गैरकानूनी, बेवकूफाना, हास्यास्पद, दुर्लभ, खूबसूरत, असली, नकली, बेमतलब, बकवास, अच्छी, बुरी, छोटी, बड़ी, भीमकाय, अविश्वसनीय, अद्भुत वस्तुओं से संसार भरा पड़ा है, जिसमें जानवर, हथियार, तकनीक, अपराधी, फौजें, खजाने, इतिहास, सभ्यताएं आदि हैं। इस अद्भुत दुनिया की गाथाएं सुनने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, सब्सक्राइब। हमारे यूनिवर्स में खरबों तारे हैं, लेकिन हम अभी तक बस अपने सूर्य को ही जान पाए हैं, जिसके कई प्लैनेट्स में से सिर्फ एक पर जीवन है। क्या हमारी धरती अकेली है जिस पर जीवन है, या ऐसे कई सोलर सिस्टम और प्लैनेट्स हैं जिन पर जीवन हो सकता है? हम पिछले कई दशकों से इसका जवाब ढूंढ रहे हैं, और इसमें हमारी मदद की है केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने। इंसान का बनाया अब तक का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप, जो सुदूर ब्रह्मांड में मौजूद प्लैनेट्स की खोज करता है। केपलर स्पेस में आए दिन हैरान कर देने वाली खोज कर रहा है। जुपिटर जैसे विशाल गैस जायंट से लेकर ऐसे प्लैनेट तक जहां सूरज कभी नहीं डूबता, या ऐसी दुनिया जो पूरी तरह से पानी से ढकी है। इसके साथ ही केपलर ऐसे प्लैनेट्स की भी खोज कर रहा है जो हमारी धरती के जैसे हैं। वैज्ञानिक इस बात को लेकर काफी उत्सुक हैं कि खोजे गए नए ग्रहों पर जीवन संभव है या नहीं, और अगर वहां जीवन है तो किस रूप में है। वहां जीवन की मौजूदगी का अंदाजा लगाना बहुत ही मजेदार हो सकता है, लेकिन जीवन यूनिवर्स में किसी भी रूप में हो, वो होगा भौतिक के नियमों के हिसाब से ही। दोस्तों, आज का एपिसोड एक सफर की तरह होगा, जिसमें मानव द्वारा बनाए गए सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप की मदद से हम मानव जाति के सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि क्या हम अकेले हैं। एलियन प्लैनेट की खोज, क्या हम उन्हें ढूंढ पाएंगे? आइए शुरू करते हैं। हाय दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं मिथ टीवी। स्वागत है आपका फिर से एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, 2 दशकों से ज्यादा की मेहनत से बने केपलर टेलीस्कोप ने इंसान को ब्रह्मांड को देखने का एक नया नजरिया दिया है, जिसका मिशन है ब्रह्मांड में मौजूद सुदूर तारों की परिक्रमा कर रहे ऐसे ग्रहों की खोज करना जिनमें एलियन लाइफ हो सकती है। 2009 में लॉन्च किया गया ये अद्भुत टेलीस्कोप हमें बताता है कि ब्रह्मांड में मौजूद ग्रह हमारी सोच से कहीं ज्यादा समानता वाले हो सकते हैं। 2009 से अब तक केपलर 3500 से ज्यादा ऐसे ग्रह खोज चुका है जिन पर वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं। इन ग्रहों में कुछ ग्रह हमारे जुपिटर की तरह गैस से बने विशाल ग्रह हो सकते हैं, तो कुछ हमारी धरती और मंगल के जैसे आकार में छोटे और ठोस पदार्थ वाले हैं। लेकिन इनमें से कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जो हमें अपनी खूबियों से हैरान करते हैं, जैसे कि केपलर 16b, जो अपने 2 सूर्यों का चक्कर लगा रहा है, और इससे कहीं ज्यादा अनोखा ग्रह केपलर 10b, जो अपने सूर्य यानी होस्ट स्टार के इतना करीब है कि उस प्लेनेट पर से हमें आग का दहकता हुआ नर्क अपनी आंखों के सामने दिखाई दे सकता है। लेकिन केपलर के लिए ऐसे ग्रहों की खोज प्राथमिक नहीं है। केपलर का पहला मिशन ऐसे ग्रहों की खोज करना है जहां के हालात एलियन लाइफ मौजूद होने के लिए आंकड़ों से मेल खाते हों, जैसे हमारी धरती। अपने कई सालों से इकट्ठे किए गए डेटा से केपलर हमें यह बताता है कि हमारी गैलेक्सी में ही कई ऐसे प्लैनेट हैं जो हमारी धरती से मेल खाते हैं, और वहां एलियन लाइफ हो सकती है। इसी के आधार पर वैज्ञानिक बायोलॉजी और क्रमिक विकास के ज्ञान की मदद से ये पता लगा रहे हैं कि उन ग्रहों पर जीवन किस रूप में हो सकता है। वहां रहने वाले जीवों ने वहां के एटमॉस्फेयर के हिसाब से खुद को किस रूप में ढाला होगा, और क्या वहां एलियंस की कोई विकसित सभ्यता मौजूद है। लेकिन इतना सब जानने से पहले दिमाग में ये सवाल आता है कि केपलर आखिर ऐसा करता कैसे है।
कैसे वो हजारों और लाखों प्रकाश वर्ष दूर मौजूद प्लैनेट्स को ढूंढ लेता है। केपलर अब तक बनाए गए सभी टेलीस्कोप में सबसे अनोखा है। ये और टेलीस्कोप की तरह सुदूर अंतरिक्ष की अलग अलग तस्वीरें नहीं भेजता, बल्कि इसे आसमान के एक खास हिस्से को लंबे समय तक देखने के लिए बनाया गया है, जो कि कई सालों तक उस खास हिस्से की इमेजेस को दिन में कई बार कैप्चर करते हुए उसे एक ग्राफ के रूप में कन्वर्ट करके हमें भेजता रहता है। इसमें अनगिनत तारों से आती रोशनी हमें दिखाई देती है। केपलर द्वारा ली गई इमेज में दिखाया गया हर एक छोटा रोशनी का बिंदु अपने आप में सुदूर अंतरिक्ष में मौजूद एक तारा है। केपलर कई सालों से आसमान के एक छोटे से हिस्से हंस नाम के तारामंडल पर नजर रखे हुए है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी छोटे से हिस्से में 40 लाख से ज्यादा तारे मौजूद हैं। लेकिन केपलर को तारों को खोजने के लिए नहीं, बल्कि उन तारों के चारों तरफ घूम रहे ग्रहों की खोज के लिए बनाया गया है। लेकिन जिन तारों का प्रकाश ही इतने छोटे बिंदु के रूप में हम तक पहुंच पाता है, तो उन तारों के चक्कर लगाते ग्रहों को हम केपलर की मदद से कैसे देख सकते हैं। ग्रह आकार में तारों से कई गुना छोटे हो सकते हैं, और ये हजारों प्रकाश वर्ष दूर से तो बिल्कुल नहीं देखे जा सकते। तो केपलर इन्हें कैसे देख लेता है, आइए जानते हैं। केपलर तारों की रोशनी में होने वाले उस छोटे से छोटे बदलाव को पकड़ पाने में समर्थ है, जो तारों का चक्कर लगाते हुए ग्रहों की वजह से होता है। जब कोई प्लेनेट अपने तारे के चक्कर लगा रहा होता है, तो हमारी तरफ आती हुई रोशनी ग्रह के तारे के आगे आ जाने से थोड़ी धुंधली हो जाती है। तारे का चक्कर लगाता ग्रह अपने आकार के हिसाब से तारे से हमारी तरफ आती चमक को धुंधला कर देता है। रोशनी में धुंधलाहट की वजह से हुए इस मामूली बदलाव को पकड़ने के लिए ही केपलर को डिजाइन किया गया है। ये बहुत ही परिशुद्धता से इतने मामूली अंतर को कैप्चर करते हुए ग्राफ पर दर्ज कर देता है। आइए इसे एक आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आप अपने घर की छत से खड़े होकर किसी दूर जलते हुए बल्ब को देख रहे हैं, और उस बल्ब के पास एक छोटी तितली मंडरा रही है। तो क्या आप उस छोटी तितली को देख पाएंगे? नहीं। लेकिन जैसे ही तितली उस बल्ब के आगे से गुजरेगी, तो उस बल्ब से आती रोशनी एक पल के लिए मंदी हो जाएगी। ये बदलाव इतना मामूली भी हो सकता है कि इंसानी आंखें इसे अनुभव ना कर पाएं। लेकिन तितली की जगह कोई बड़ा ऑब्जेक्ट बल्ब के आगे से गुजरेगा, तो हमें रोशनी में हुआ ये बदलाव साफ नजर आएगा। ठीक इसी तरह अपने तारे के चक्कर लगाते हुए ग्रहों की वजह से रोशनी में आए बदलाव को केपलर द्वारा बहुत ही परिशुद्धता से नोट किया जाता है। ग्रह जितना ज्यादा बड़ा होगा, वो तारे से आती उतनी ज्यादा रोशनी को धुंधला और ब्लॉक कर पाएगा। इसी आधार पर केपलर सुदूर अंतरिक्ष में मौजूद ग्रहों को खोज पाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, केपलर से उस ग्रह के आकार के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसी को आधार बनाकर वैज्ञानिक लंबे समय तक किसी तारे से आने वाली चमक का एक ग्राफ के जरिए अध्ययन करते हैं, जिसमें वे समय के साथ उसकी चमक में आए बदलाव पर नजर रखते हैं। केपलर द्वारा भेजे गए इस ग्राफ को देखने से पता लगता है कि दूर से आ रही एक तारे की चमक में हर चौथे दिन धुंधलाहट नजर आती है, जो ग्राफ में गिरावट के रूप में साफ साफ देखी जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि प्लैनेट 4 दिन में अपने तारे का एक चक्कर लगाते हुए केपलर की तरफ आने वाली चमक को धुंधला कर देता है, जो कि ग्राफ पर रिकॉर्ड हो जाती है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि प्लैनेट जितना ज्यादा बड़ा होगा, वो उतनी ज्यादा रोशनी को ब्लॉक करेगा, और वो रोशनी ग्राफ पर एक गहरी गिरावट के रूप में देखी जा सकेगी, जिससे उसके आकार का पता लग जाता है। फिर वैज्ञानिक गणना करके उसके आकार का सही पता लगाने में सफल हो जाते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि केपलर कैसे सुदूर मौजूद दूसरे प्लेनेट की खोज करता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि केपलर के डाटा के हिसाब से हमारी गैलेक्सी में ही करीब 100 अरब प्लेनेट मौजूद हैं। पर क्या इनमें से किसी पर जीवन है? आंकड़ों की माने तो हमारी गैलेक्सी के 100 अरब तारों में से सिर्फ कुछ लाख पर ही जीवन संभव है, और ये संख्या एलियन प्लेनेट की खोज के लिए एक नई उम्मीद है। इन लाखों ग्रहों पर जीवन कैसे संभव हो सकता है, इसके लिए आप मेरा
एलियंस पर बना पहला वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन और ऊपर कार्ड्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि इन लाखों प्लेनेट में से हम किस किस को ढूंढें, जो कि एक बहुत बड़ी मुश्किल है। पर वैज्ञानिक इसका जवाब जानते हैं। उनके मुताबिक हमें ऐसे ग्रह को खोजना होगा जो हमारी धरती से मेल खाता हो, जिसमें सबसे जरूरी धरती पर मौजूद तरल पानी यानी लिक्विड वाटर है, जो धरती पर जीवन होने की सबसे बड़ी वजह है। हमें ऐसे ही ग्रह को खोजना होगा जहां पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद हो। पर ग्रह की अपने तारे से एक सटीक दूरी ही वहां जीवन होने के लिए जिम्मेदार होती है। अगर ग्रह तारे के ज्यादा पास है तो उस पर मौजूद पानी भाप बनकर उड़ जाएगा, और अगर ग्रह तारे से ज्यादा दूर है तो पानी जमकर बर्फ बन जाएगा। ये दोनों ही स्थितियां जीवन होने के लिए बेहद चुनौती भरी हैं। इसलिए ग्रहों को अपने तारे से एक सही दूरी पर होना चाहिए, जिससे उस पर मौजूद पानी तरल रूप में हो। तारे से ग्रह की इस सटीक दूरी को हम गोल्डीलॉक्स जोन भी कहते हैं। गोल्डीलॉक्स जोन में चक्कर लगाते हुए ग्रहों में पानी मौजूद होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है, और केपलर उन्हीं ग्रहों की खोज में है जो गोल्डीलॉक्स जोन में रहकर अपने तारे की परिक्रमा कर रहे हैं। पर यह कैसे संभव है? मान लिया कि केपलर दूर मौजूद तारों और प्लैनेट्स का आकार और दूरी पता कर लेता है, लेकिन यह कैसे संभव है कि वो ये भी बता दे कि प्लैनेट अपने होस्ट स्टार से कितना दूर है? इसका जवाब उसी ग्राफ में छिपा है। दोस्तों, हमने देखा कि अपने तारे का एक चक्कर लगाते हुए एक ग्रह ग्राफ पर यह संकेत दे देता है कि वह अपने स्टार का एक चक्कर लगाने में कितने दिन का समय लेता है। जो प्लैनेट अपने तारे के ज्यादा करीब होगा उसे उसका एक चक्कर लगाने में उतना ही कम समय लगेगा, और जितना ज्यादा दूर होगा उसे उतना ही ज्यादा। यानी अगर एक ग्रह अपने तारे का एक चक्कर लगाने में 1 हफ्ते का समय लेता है तो वह अपने तारे के बहुत करीब है, और इसके विपरीत अगर ये समय 5 साल का है तो ये ग्रह अपने तारे से काफी दूर है। लेकिन हम ऐसे ग्रह की खोज कर रहे हैं जो अपने तारे का एक चक्कर लगाने में धरती के जितना वक्त लेता है, यानी लगभग 1 साल। तो आइए केपलर के डाटा से ढूंढ निकालते हैं एक ऐसा प्लैनेट जो अपने तारे का एक चक्कर लगाने में लगभग 1 साल का समय लेता। हमारी लिस्ट में सबसे पहला प्लैनेट केपलर 22b है, जो अपने तारे का एक चक्कर लगभग 300 दिनों में पूरा करता है। धरती से 600 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद ये प्लैनेट केपलर के द्वारा खोजा गया पहला ऐसा प्लैनेट है जिसमें जीवन पनपने के लिए तापमान एकदम सही है। गोल्डीलॉक्स जोन में चक्कर लगाता हुआ ये ग्रह हमारे सूर्य जैसे तारे की परिक्रमा कर रहा है। आकार में धरती से लगभग 2.5 गुना बड़ा ये प्लैनेट एक एलियन प्लैनेट हो सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये ग्रह है कैसा? क्या यहां ठोस जमीन है, या ये बस कोई गैस से बना ग्रह है? इस पर वैज्ञानिक पूरी तरह से श्योर नहीं है। हम पूरी तरह से नहीं जानते कि इस ग्रह के हालात कैसे हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों ने पाया कि इसके आकार के हिसाब से इसका वजन उतना नहीं है जितना होना चाहिए। इसलिए नतीजा ये निकला कि ये प्लैनेट गैस या ठोस पदार्थ से बना ना होकर पानी से बना है, जिसकी वजह से इसे पानी की दुनिया भी बोला जाता है। लेकिन पानी का बना होने के बावजूद यहां जीवन होने की संभावना कम नहीं होती। एलियन लाइफ यहां मौजूद तो हो सकती है, लेकिन पानी में जिंदा रहने वाले जीवों के रूप में। क्योंकि यह ग्रह पूरी तरह से एक समुद्र से बना है, इसलिए अंदाजा लगाया गया है कि इसके समुद्र की गहराई कई किलोमीटर तक हो सकती है। क्योंकि यहां ठोस जमीन नहीं है तो यहां बुद्धिमान प्राणी होने की संभावना काफी कम हो जाती है। इसलिए ये वो प्लैनेट नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। हम तो किसी ऐसे प्लैनेट की खोज में हैं जहां एक विकसित एलियन सभ्यता मौजूद हो। आइए केपलर के डाटा से एक और ग्रह का अध्ययन करते हैं। फरवरी 2012 में खोजा गया KOI 2626 नाम के तारे का चक्कर लगाता हुआ एक ग्रह जो हमारी धरती का लगभग 1.5 गुना है।
इसके आकार के हिसाब से इसका भार एकदम सही है, जो वहां ठोस जमीन होने के संकेत देता है। लेकिन इसके साथ भी एक मुश्किल है। ये हमारे सूर्य के जैसे बड़े तारे का चक्कर नहीं लगाता, बल्कि ये एक बौने तारे की परिक्रमा कर रहा है, जिसे हम लाल बौना या रेड ड्वार्फ भी बोलते हैं। लाल बौना तारा हमारे सूर्य के जितना बड़ा नहीं होता। ये आकार और भार में हमारे सूर्य का लगभग 10 गुना कम होता है, जिससे इससे निकलती ऊर्जा सूर्य से निकलती ऊर्जा से बहुत ही कम होती है। तो क्या इतने कम तापमान वाले तारे का चक्कर लगाते हुए इस प्लेनेट पर एलियन लाइफ हो सकती है? भले ही ये ग्रह एक लाल बौने तारे का चक्कर लगा रहा है, लेकिन इसके तारे से दूरी वहां जीवन के लायक तापमान होने का एक बड़ा संकेत है। भले ही इसका तारा सूर्य जितनी ऊर्जा नहीं पैदा कर पाता, पर यह प्लेनेट इसके इतना करीब है कि वहां तापमान धरती के जितना ही है, जो वहां पानी और जीवन होने की उम्मीद जगाता है। ये अपने तारे के इतना पास है कि उसका एक चक्कर लगाने में से केवल 38 दिन लगते हैं। तो क्या ये ऐसा प्लेनेट है जहां एलियन लाइफ मौजूद हो सकती है? वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहां पर पाए जाने वाले पेड़ पौधों का रंग हरा ना होकर काला हो सकता है, क्योंकि इसके तारे से आती रोशनी लाल है। रोशनी में लाल पिगमेंट होने की वजह से यहां पर पेड़ पौधे गहरे लाल या काले रंग के हो गए होंगे। अगर यहां पेड़ पौधे हैं तो यहां दूसरे जीव भी हो सकते हैं, लेकिन यहां पर एक बड़ी समस्या आ जाती है। अपने तारे के इतने करीब होने की वजह से यह प्लेनेट परिक्रमा करते हुए अपनी धुरी पर नहीं घूमता। ये टाइडली लॉक्ड है, या आसान भाषा में कहें तो इसका एक हिस्सा अपने तारे की तरफ और दूसरा उसके उल्टी तरफ रहता है, जिससे यहाँ वातावरण ना बन पाने की मुश्किल आ सकती है, जिसकी वजह से यहाँ जीवन की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए ये भी वो प्लेनेट नहीं है जिसे हम खोज रहे हैं। इसके लिए हमें एक ऐसा प्लेनेट खोजना होगा जो बिल्कुल हमारी धरती के जैसा हो, जो हमारे सूर्य जैसे तारे की परिक्रमा जीवन के रहने लायक क्षेत्र में रहकर कर रहा हो। और एक ऐसा ही ग्रह हमें केपलर के डाटा से मिला है, जो हमसे 1200 प्रकाश वर्ष दूर है। एक ऐसा प्लेनेट जो अपने तारे से ठीक उतनी ही दूरी पर है जितना उसे होना चाहिए। इसका वजन भी इसके आकार के हिसाब से एकदम सही है। यहाँ ठोस जमीन और पानी दोनों मौजूद होने की बहुत ज्यादा संभावना है। धरती से 40% बड़ा ये ग्रह केपलर 62f के नाम से कंफर्म किया गया है। दोस्तों, ये वही प्लेनेट है जिसको हम खोज रहे थे। अगर यहाँ ठोस जमीन और पानी है तो जीवन यहाँ उतने ही अच्छे तरीके से फल फूल रहा होगा जैसा हमारी धरती पर है। धरती से ज्यादा ग्रेविटी होने की वजह से यहाँ रहने वाले जीव आकार में हमसे बड़े और ज्यादा वजनी हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें धरती से ज्यादा ग्रेविटी का सामना करना पड़ता होगा, जिसके हिसाब से वैज्ञानिक ये तक अनुमान लगा रहे हैं कि यहाँ 8 पैरों वाले जानवर हो सकते हैं। अगर यहाँ जानवर हैं तो क्या यहाँ पर हम जैसे बुद्धिमान प्राणी मौजूद होंगे? दोस्तों, 1200 प्रकाश वर्ष की दूरी हम इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम किसी प्लेनेट पर जाए बिना वहां पर पनप रहे जीवन के बारे में बस अंदाजा ही लगा सकते हैं। साथ ही हम अपने क्रमिक विकास की यात्रा को देखते हैं तो हमें यह भी सही नहीं मालूम कि धरती पर बुद्धिमान प्राणी यानी इंसान कैसे विकसित हुआ। दोस्तों, वहां बेहद आधुनिक सभ्यताएं भी हो सकती हैं जो हमसे कई गुना ज्यादा एडवांस होंगी, और ये भी पॉसिबल है कि वहां जीवन बस छोटे जीव जंतु तक ही सीमित हो। इंसान अभी ये खोज ही रहा है कि इस पूरे ब्रह्मांड में बुद्धिमान प्राणी का क्रमिक विकास कैसे होता है, जिनमें से हमारे पास बस अपनी धरती का ही डेटा मौजूद है। तो हम अभी किसी दूसरे प्लेनेट पर बुद्धिमान जीवन होने का बस अंदाजा ही लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बात से इन प्लैनेट्स की अहमियत कम नहीं होती, बल्कि ऐसे कई और प्लैनेट खोजने की उम्मीद बढ़ जाती है। केपलर के डेटा के हिसाब से हमारी गैलेक्सी में ही अरबों प्लैनेट ऐसे हैं जो धरती की तरह हैं, जिसमें से लाखों पर विकसित सभ्यताएं मौजूद हो सकती हैं। हर दिन बीतने के साथ
ऐसे ग्रह की खोज की संभावना पहले से बेहतर होती जा रही है। कुछ ही समय की बात है जब हम पृथ्वी के जैसा ही जीवन की संभावनाओं से भरपूर एक ग्रह पालेंगे, और अगर सब ठीक रहा तो वहां पनप रही सभ्यता से हाथ मिला पाएंगे। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। अच्छा लगे तो जरूर से लाइक कीजिए। मैं उम्मीद करूंगा कि मुझे इस वीडियो के लिए 1000 लाइक्स मिल जाएंगे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आप आने वाली वीडियोस मिस ना करें। मैं हूं आपका दोस्त विशाल। फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।